नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार से जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन आ सकते हैं, उन चीज़ों को हम जो है वो चर्चा करते हैं। तो उसी कड़ी में जो है वो हमारे पास में आज 288 नंबर की क्लास दैट इज कॉल्ड कर्च वॉकिंग जो है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे और पूरी क्लास का जो है वो सार देखेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसके हमारे पास में दो रास्ते हैं। एक है हमारे पास में कि जो भी बच्चे कमेंट करते हैं जिसमें बच्चों को पर्टिकुलर किसी टॉपिक का जो है वो डाउट आता है तो बच्चे कमेंट करते हैं, उस टॉपिक को हम जो हो यहाँ पे लेते हैं। सेकंड हमारे पास में रास्ता है कि आप सब लोगों को जो है वो ध्यान में देखते हुए मैंने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है वो लिस्ट बनाई है कि जितने भी हमारे पास में पिछले 5-10 साल के अंदर जो एग्जाम हुए हैं तो कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं, उस हिसाब से जो है वो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है वो लिस्ट बनाई है। पूरे 200 टॉपिक जो है वो मैंने बनाए हैं और पूरी पीडीएफ बनाई है। ऑलमोस्ट सब लोगों के पास में होगी, जिनके पास में नहीं है वो टेलीग्राम पे मैसेज करके जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। तो ये अगर आपके लिए भी बेनिफिशियल है, आपके लिए जो है वो यूज आ जाए, इससे बड़ी क्या चीज़ है। तो जो भी बच्चे मुझे जो है वो मैसेज करते हैं देन उनको वो लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। और जब आप उस लिस्ट को देखोगे तो पता चलेगा कि वाकई में जो है वो 95% क्वेश्चन तो जो है वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो वही टॉपिक, तो या तो हम 200 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से जो है वो टॉपिक उठाते हैं इस टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर, या कोई बच्चे जो है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक की डिमांड करते हैं कि सर ये टॉपिक जो है वो करवा दीजिए क्योंकि इस टॉपिक में हमें सबसे ज़्यादा जो है वो दिक्कत है, तो उसको हम जो है वो यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये जो है हमारे पास में टॉपिक है 200 मोस्ट इंपोर्टेंट से लिया गया है, जिसको हम पढ़ेंगे कर्च वॉकिंग। देन उसके बाद सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में क्वेश्चन एंड आंसर। भाई जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर एग्जाम में किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में तो पता होना चाहिए। बिना पता हम कोई भी चीज जो है वो नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आंसर की बात करें तो बहुत सारी एग्जाम में जो है वो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं तभी तो हमने 200 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में लिया है और तभी हम इसको जो है वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं कि इसके अंदर अलग अलग टाइप हैं, अभी आएगा। एक तो क्या होता है इमेज बेस पे क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। देन उसके बाद अप्लाइड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि कोई क्लाइंट है उसका एक पैर जो है वो एम्पूटेटेड है तो उसके अंदर हम कौन सा जो है वो गेट देंगे, यानी कि इसके अंदर अलग अलग देते हैं हमारे पास में 2 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 4 पॉइंट गेट, स्विंग थ्रू गेट, स्विंग टू गेट, ऐसे अलग अलग जो है वो हमारे पास में पढ़ेंगे। तो कौन सी कंडीशन के अंदर कौन सा जो है वो हम वॉकिंग करवाएंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड जो है वो हमारे पास में टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन भी आते हैं क्योंकि ट्रेनिंग टाइम पे जो है वो कोई भी इनको इतना अच्छे तरीके से जो है वो नहीं बताता है। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों पढ़ेंगे। तो अब इसको 1 बाय 1 करके लेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो क्लियर है, इसमें से सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके टाइप पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और वैसे भी इसका मेजोरिटी पार्ट तो जो है वो टाइप ही है। देन जिस तरीके से मैं अगर आपको रिमाइंड कराऊं कि क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं तो दोस्तों देन एक्सिलरी करचेज कौन सी होती है, एक्सिलरी करचेज का जो है मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर करचेज की हाइट जो है वो हमारे पास में जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, नॉर्मल हाइट कितनी होती है, जो एल्बो और हमारे पास में थंब का जो है वो एंगल कितना बनता है, देन हमारे पास में दोनों करचेज के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, देन 4 पॉइंट गेट में जो है वो हम किस तरीके से कार्य करेंगे, 2 पॉइंट गेट में हम किस तरीके से करेंगे, स्विंग थ्रू गेट क्या होता है, स्विंग टू गेट क्या होता है, एम्पुटेशन वाली कंडीशन में कौन सा जो है वो गेट देते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन इसको सारों को जो है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डेफिनेशन की कि कर्च वॉकिंग जो है वो क्या होता है। अब कर्च वॉकिंग की जो है वो डेफिनेशन बहुत ईजी है, मतलब मैं कहता हूं कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आए तो उसका ब्रेक डाउन कर दो। कर्च कर्च आपको पता ही है दोस्तों, कर्च जो बैसाखी होती है उसी को हम बेसिकली जो है वो कहते हैं। तो जो बैसाखी होती है इसको बोलते हैं कर्च, और वॉकिंग का मतलब चलना, ठीक है।
यानी कि अगर हम चलते हैं बैसाखी की सहायता से, अगर हम चलते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्च वॉकिंग। अब बताओ इससे इजी डेफिनेशन क्या होती है कि जब भी पर्सन को जो है मोबिलाइज करना है या मोबिलाइज करना है, या वो जब चलता है तो वो अगर कर्चेज की सहायता से चलता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड कर्च वॉकिंग। अब वो कर्चेज की सहायता से किस में चल सकता है, वो हमारे पास में अगर मान लीजिए पैरालिसिस हो जाए, या मान लीजिए एक लिम्ब जो है वो हमारे पास में अफेक्टेड हो जाए, या कोई लिम्ब जो है वो हमारे पास में इंजर्ड हो जाए, या कोई लिम्ब जो है वो हमारे पास में इमोबिलाइज है, उसी कंडीशन में हम जो है वो कर्चेज की सहायता लेते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन आ जाती है कि एक पर्सन जो है चलने के लिए या मोबिलिटी के लिए जो है वो कर्चेज की सहायता से मूव करता है, इसको हम कहते हैं कर्च वॉकिंग। और वो कर्चेज की सहायता कब लेता है, जब मान के चलिए उसके पैर जो हो पैरालिसिस हो जाए, इंजर्ड हो जाए या एब्सेंट हो जाए, तब कंडीशन में। ठीक है, तो देखो कर्च वॉकिंग इज ए मोबिलिटी टेक्निक। कर्च वॉकिंग क्या है दोस्तों, हमारे पास में एक मोबिलिटी टेक्निक है। मोबिलिटी टेक्निक इन द सेंस एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाने वाली टेक्निक है। तो कर्च वॉकिंग जो है हमारे पास में एक मोबिलिटी टेक्निक है, इन विच ए पर्सन यूजेज कर्चेज असिस्टेड वॉकिंग डिवाइसेज टू वॉक व्हेन वन और बोथ लोअर लिम्ब आर वीक, इंजर्ड एंड इमोबिलाइज। वही जो चीज मैंने आपको बताई है कि कर्च वॉकिंग जो है वो क्या दोस्तों, कर्च वॉकिंग एक मोबिलिटी टेक्निक है। मोबिलिटी टेक्निक मतलब एक जगह से दूसरी जगह है जाने के लिए है। इन विच ए पर्सन इज यूजेज कर्चेज, मतलब जब कोई भी पर्सन जो है वो मोमेंट के लिए या चलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो है वो अगर कर्चेज का सहायता लेता है, कर्चेज की सहायता लेता है। अब कर्चेज क्या है, असिस्टिव वॉकिंग डिवाइसेज है, जिसकी सहायता से हम जो है मूव करते हैं। टू वॉक यानी कि जब चला जाता है, व्हेन वन और बोथ लोअर लिम्ब, जब एक या दोनों जो लोअर लिम्ब है या तो वीक हो जाए या इंजर्ड हो जाए या इमोबिलाइज हो जाए, उस कंडीशन में हमारे पास में हम कर्चेज की सहायता से जो है मूव करते हैं, इसको हम कहते हैं कर्च वॉकिंग। एंड इट हेल्प मेंटेन बैलेंस, मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंसी ड्यूरिंग रिकवरी। यानी कि ये जो है वो हमारे पास में क्या करती है, इट हेल्प मेंटेन बैलेंस। ये कर्चेज जो है हमारे पास में क्या करती है, बैलेंस को मेंटेन करती है, मोबिलिटी करवाती है, ऑफ कोर्स एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है, एंड इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द रिकवरी। रिकवरी के दौरान हमें किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, वो सारी चीजें जो है वो करवाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, बिल्कुल सिंपल। कर्च वॉकिंग जो है वो हमारे पास में मोमेंट की एक टेक्निक है, जिसमें पर्सन जो है वो कर्चेज की जो है वो हेल्प लेता है जब उसकी एक टांग या दोनों टांग जो है वो अफेक्ट हो चुकी है, चाहे वो वीक हो चुकी है, चाहे वो इंजर्ड हो चुकी है, चाहे वो इमोबिलाइज हो चुकी है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास में हेल्प, ये जो है हमारे पास में बैलेंस मेंटेन करती है, मोबिलिटी मेंटेन करती है और इंडिपेंडेंसी करती है रिकवरी के टाइम पे। क्लियर, ये हो गया हमारे पास में डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में टाइप ऑफ कर्चेज। कर्चेज जो है वो कितने टाइप की होती है, तो ये ऐसा वाला डायग्राम आपने बिल्कुल देखा होगा। तो बेसिकली जो है वो हमारे पास में कर्चेज जो है वो 3 टाइप की होती है। 1 बाय 1 करके लेंगे, देन इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जो भी कर्चेज है उसमें आपको इमेज ध्यान में रखनी है कि कौन सी कर्चेज को क्या नाम दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में जो है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। सेकंड, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो कर्चेज है उसका यूज क्या है, किस तरीके से आप उसको जो है वो यूज में लेंगे, कौन सी कंडीशन में कौन सी कर्चेज जो है वो यूज आती है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहले आगे हमारे पास में एक्सिलरी कर्चेज, जिसको अंडर आर्म कर्चेज के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली चीज आगे हमारे पास में एक्सिलरी कर्चेज या अंडर आर्म कर्चेज। तो ये देखो, ये इस तरीके के आपकी जो है वो हो गया हमारे पास में एक्सिलरी कर्चेज। अब देखो एक्सिलरी कर्चेज क्यों नाम दिया गया, क्योंकि एक्जिला में लगती है, या हम कहें अंडर आर्म कर्चेज क्यों बोला, क्योंकि अंडर आर्म लगती है, हमारे पास में जो आर्म है, एक्जिला है, उसके जस्ट नीचे लगती है, इसीलिए इसको अंडर आर्म कर्चेज या फिर एक्सिलरी कर्चेज जो है वो बोला गया है। और ये जो है बेसिकली कॉमनली यूज होती है प्लेस्ड अंडर द आर्म पिट। ये कहां पे फिट होती है दोस्तों, ये जो हमारे पास में बगल वाला, मतलब ये वाली जो जगह है वहां पे जो है वो फिट होती है। एंड फॉर शॉर्ट टर्म इंजुरी, जो शॉर्ट टर्म इंजुरी होती है उसमें बेसिकली काम में लेते हैं। हालांकि कई बार अनफॉर्चुनेटली कंडीशन में जो है वो पोलियो की कंडीशन में लाइफ लॉन्ग भी चल जाती है, बट बेसिकली जो है वो हम इसका यूज कब लेते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म इंजुरी के रूप में लेते हैं। जैसे कि किसी को फ्रैक्चर हो गया या किसी को स्प्रेन हो गया, मान लीजिए एक पैर में फ्रैक्चर हो गया या स्प्रेन हो गया, तो उस कंडीशन में हम जो है वो इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में रिस्क ऑफ कर्च पॉल्सी इफ प्रेशर अप्लाइड ऑन एक्जिला
कंप्रेसिंग ब्रेकियल प्लेक्सस। ये इसका मेन जो है वो डिसएडवांटेज है। क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, एक्सिलरी कर्चेज का मेन डिसएडवांटेज हमारे पास में है कि इसकी वजह से कर्च पाल्सी होती है। अब कर्च पाल्सी क्या होती है? कर्च पाल्सी होती है कि ये जो अगर हमारे पास में इसकी हाइट ज्यादा रहे, समझ में आ रहा है दोस्तों? अभी इसकी हाइट भी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी हाइट हम किस तरीके से कितनी रखनी चाहिए। अगर क्लाइंट की हाइट इतनी है तो कितनी हम जो है वो इस एक्सिलरी कर्चेज की हाइट रखनी चाहिए, तो ये हमारे पास में जो हो पहले कैलकुलेट होता है। अगर उससे ये ज्यादा हो जाएगी, अब मान लो हाइट जो मान के चलिए कि हाइट हमारे पास में ये जो है वो एक्जिला से 1-2 इंच नीचे ही होती है, तो अगर मान के चलिए ये हमारे पास में हाइट ज्यादा रहेगी, हाइट ज्यादा रहेगी तो कंटिन्यूस प्रेशर जो है वो एक्जिला पे पड़ता रहेगा। एक्जिला पे पड़ता रहेगा तो वो जो हमारे पास में ब्रेकियल प्लेक्सस है, ठीक है, उसको जो है वो कंप्रेस कर देगी। क्या कर देगी? ब्रेकियल प्लेक्सस को जो है वो कंप्रेस कर देगी, जिसकी वजह से कर्च पाल्सी हो जाता है। ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। और ये कब होता है? जब हम कर्चेज की हाइट जो है वो नॉर्मल से ज्यादा रख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में पहली चीज, एक्सिलरी कर्चेज। एक्सिलरी कर्चेज इसको अंडर आर्म कर्चेज के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज अंडर आर्म कर्चेज। देन कॉमनली यूज होती है, ये आर्म फिट के अंडर जो है फिट होती है। ये शॉर्ट टर्म इंजरी के लिए जो है वो काम में आती है, जैसे फ्रैक्चर, स्प्रेन वगैरह। ये जो है हमारे पास में कर्च पाल्सी करवाती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा इस पे अप्लाई हो जाता है तो जिसकी वजह से ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाती है, अब देखो टाइप हम पढ़ेंगे, जैसे ये एक्सिलरी कर्चेज है, सेकंड आएगी एल्बो कर्चेज, थर्ड आएगी हमारे पास में दैट इज कॉल्ड गुटेर कर्च। तो 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहला हो गया हमारे पास में एक्सिलरी कर्चेज, ये हो गया। ऐसे वाली कर्चेज भी आपने देखा होगा, काफी लोग जो है वो हमारे पास में नॉर्मली, जैसे मान लो पता चल गया कि इसका पूरा पैर जो है वो अब ऐसे ही रहने वाला है, मतलब पूरा ठीक नहीं होगा, तो इस कंडीशन में वो इस प्रकार की जो है वो कर्चेज आती है। तो इसके अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो है वो पर्सन पकड़ता है और इसके अंदर से जो है वो हाथ डालता है, यानी कि ऐसे जो है वो पकड़ता है। क्लियर? इसको बोलते हैं एल्बो कर्चेज। तो देखो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फोर आर्म कर्चेज। फोर आर्म कर्चेज आ गया, इसको हम जो है वो लोफ स्ट्रैंड या एल्बो कर्चेज के नाम से जानते हैं। जैसे वो एक्सिलरी कर्चेज था क्योंकि वो एक्जिला में लगती है, इसको हम एल्बो कर्चेज के नाम से भी या लोफ स्ट्रैंड कर्चेज के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। नाम से पता चला फोर आर्म कर्चेज। अब क्या होता है, एग्जामिनर कभी भी ये नहीं देता है फोर आर्म कर्चेज, यानी कि या तो एग्जामिनर कभी भी फोर आर्म कर्चेज नहीं देगा या एल्बो कर्चेज नहीं देगा, वो देगा हमारे पास में लोफ स्ट्रैंड कर्चेज देगा। अब लोफ स्ट्रैंड कर्चेज कौन सी होती है, ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना है। तो तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है, इसको फोर आर्म कर्चेज या लोफ स्ट्रैंड कर्चेज या एल्बो कर्चेज के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हैव कफ अराउंड द फोर आर्म, हैंड होल्ड विद द ग्रिप, यानी कि इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है, पूरा जो है वो फोर आर्म के अंदर जो है वो कफ लगा हुआ होता है और ग्रिप जो है वो यहाँ पे पकड़ी होती है। यानी कि ये जिस तरीके से आपने हैंडल देख रखा है, यहाँ पे जो है वो पकड़ना होता है, यहाँ पे जो है वो हाथों से इसको पकड़ते हैं और यहाँ से जो है वो हमारे पास में एल्बो जाती है। देन उसके बाद सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म यूजेज, ये जो है वो हमारे पास में सूटेबल है किसके लिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए जो है बिल्कुल सूटेबल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोवाइड मोर मोबिलिटी एंड लेस रिस्क फॉर नर्व डैमेज। ये जो है हमारे पास में मोर मोबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आपने देखा होगा ऐसी वाली चीजों को, ऐसी वाली कर्चेज को यूज करके जो हो पर्सन बहुत तेज गति से चल सकता है। जो एक्सिलरी कर्चेज है उतना तेज नहीं चल पाता जितना कि जो है हमारे पास में इस फोर आर्म से चल जाएगा। एंड लेस रिस्क ऑफ नर्व डैमेज, ये जो है वो नर्व डैमेज भी नहीं करती क्योंकि उसमें तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो डैमेज हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास में जो है वो दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी पाल्सी जो है वो हो रहा था। ये हो गया फोर आर्म कर्चेज। नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड गुटेर कर्चेज। नेक्स्ट आता हमारे पास में गुटर कर्चेज, इसको प्लेटफॉर्म कर्चेज के नाम से भी जानते हैं। प्लेटफॉर्म क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर प्लेटफॉर्म आता है, इसके अंदर जो है बेसिकली बूढ़े लोगों के लिए जो है वो यूज में आता है। ठीक, क्यों? क्योंकि उनके हाथों में इतना जोर नहीं होता है। जो यंग पर्सन है वो तो क्या करता है, पूरा हाथ के ऊपर जो है वो जोर दे लेगा और आसानी से जो है वो चल लेगा। लेकिन इसके अंदर जिनके ग्रिप कमजोर है या काफी ज्यादा जो है वो ओल्ड पेशेंट है, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जैसे पायलट नहीं होता वैसे पकड़ने का आता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म कर्चेज। उसके अंदर हमारे पास में ऐसे डाल के पकड़ रहे थे, इसके अंदर हम ऐसे पकड़ते हैं। जैसे दोनों हैंडल में कैसे बताऊं, जैसे ये हो गया, ये हमारे पास बोट इस तरीके से जो है वो पकड़ा जाता है। ये जो है वो सपोर्ट देने के लिए काम में आता है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड गुटर कर्चेज। तो ये होता है
फोर आर्म रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, जो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है ऐसा वाला है, इसके ऊपर फोर आर्म को हम रखते हैं, ठीक है, और फिर जो है वो चला जाता है। यूज इन ए पेशेंट विथ वीक ग्रिप, किसमें काम में लेते हैं? जिनकी ग्रिप वीक है, जिनमें ताकत कम है। एग्जाम्पल रूमेटेड आर्थराइटिस या एल्डरली पेशेंट, इसमें जो है वो हम गुटेर कर्चेज काम में लेते हैं। तो 3 टाइप की जो है वो हमारे पास में कर्चेज है। कौन कौन सी? फटाफट, क्योंकि एग्जाम में हर लाइन से क्वेश्चन आता है और बच्चे बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे तो नहीं होते हैं, लेकिन आगे जब और आज ज्यादा पढ़ेंगे तो वहां पे होंगे, जैसे 4 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, वहां पे। तो इसको मैं फटाफट बताता हूँ। 3 टाइप की जो हमारे पास में कर्चेज ही, कौन कौन सी? पहली थी हमारे पास में एक्सिलरी कर्चेज, सेकेंड हमारे पास में दोस्तों एल्बो कर्चेज, एंड थर्ड है हमारे पास में गुटर कर्चेज। जो एक्सिलरी कर्चेज थी, इसको जो है वो हम दोस्तों दैट इज कॉल्ड, दूसरे नाम से भी जानते हैं अंडर आर्म कर्चेज, क्योंकि ये अंडर आर्म लगती है। ये जो हमारे पास में शॉर्ट टर्म यूजेज के लिए जो है वो काम में आती है। इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसकी वजह से जो है वो कर्च पाल्सी होती है। और वो कर्च पाल्सी क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि ये ब्रेकियल प्लेक्सस पे जो है वो कंप्रेशन लगाती है। और ये कंप्रेशन कब ज्यादा बढ़ जाता है? जब हमारे पास में अगर एक्जिला की हाइट जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो। हाइट जो हमारे पास में नॉर्मल से अगर ज्यादा होगी तो ये चीज आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कर्च पाल्सी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एल्बो कर्चेज। ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये एल्बो कर्चेज है। इसको हम लॉफ स्ट्रैंड या जो है वो फोरआर्म कर्चेज के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हमारे पास में एक कफ आता है यहाँ पे, और यहाँ पे हैंडल आता है पकड़ने के लिए। ये लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए जाती है, लाइफ लॉन्ग भी जो है वो काम में ले आता है। इसके अंदर जो हमारे पास में मोबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से होती है, मतलब बहुत तेज गति से हम चल सकते हैं, और इसके अंदर नर्व डैमेज का चांसेज भी जो है वो नहीं होते हैं। तीसरा आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड गुटेर कर्चेज। गुटेर कर्चेज की अगर हम बात करें तो गुटेर कर्चेज जो है उसको प्लेटफॉर्म कर्चेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हम फोर आर्म जो है वो अच्छे तरीके से टिका के रख सकते हैं। ये बेसिकली जो है वो उन मरीजों में काम आता है जिनकी वीक जो है वो ग्रिप होती है, जैसे रूमेटेड आर्थराइटिस या एल्डरली पेशेंट में जो है वो काम में आता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास में फिटिंग या मेजरमेंट ऑफ कर्चेज। ये जो कर्चेज है इसकी फिटिंग या मेजरमेंट हम किस तरीके से करते हैं? तो सबसे पहले हम एक्सिलरी कर्चेज का हम ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, किस तरीके से हम कहेंगे कि ये बिल्कुल फिट है। तो टिप ऑफ कर्च शुड बी 5 to 8 सेंटीमीटर, मतलब 2 to 3 इंच लेटरल, और 5 to 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द फुट। सबसे पहली चीज, यानी कि जो कर्च हम यूज में ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास में पैरों से, यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो ये 2 पैर हैं। ये ऐसे पैरों को मैं बार बार ऐसे ही जो है वो लिखूंगा, वैसे पैर जो है वो नहीं आ रहे। ये मेरे पास में दोनों पैर हैं। तो एक तो सबसे पहली चीज है कि ये कम से कम जो है वो 5 से 8 सेंटीमीटर जो है वो दूर होनी चाहिए, इस तरीके से। यहां से लगभग जो है 5 से 8 सेंटीमीटर दूर। अभी सेंटीमीटर को आप इंच में कन्वर्ट करना भी सीख जाओ। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो है वो कई बार इंच दे देता है, कई बार जो है वो ऑप्शन में सेंटीमीटर देता है। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड 1 इंच के अंदर कितना होता है दोस्तों? 2.5 सेंटीमीटर होता है। इतना ध्यान रखना, ठीक? ये चीज आपको पता भी होगा। तो जैसे हम बात करें 2.5 सेंटीमीटर का है 1 इंच, तो 5 सेंटीमीटर के अंदर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2 इंच हो जाएंगे। और 8 सेंटीमीटर मतलब सब लगभग जो है वो 7.5 सेंटीमीटर के अंदर जो हो कितना हो जाता है दोस्तों? 3 इंच हो जाता है। तो ये जो हमारे पास में कर्चेज है, अब कर्चेज को दोस्तों मैं इससे लिखूंगा, ध्यान रखना। ये जो डॉट वाला पॉइंट है, कर्चेज जो है हमारे पास में 5 से 7 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास, अब यहां पे मैं नहीं लिखूंगा, इसको यहां लिखूंगा, क्योंकि आगे वाला पॉइंट भी तो हमें पढ़ना है। ये जो है वो हमारे पास में पैरों से लेटरली जो है वो 5 से 8 सेंटीमीटर जो है वो दूर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कर्चेज बिल्कुल हमारे पास में पैरों के टच है, अगर यहीं टच हो जाएगी तो हमारा बैलेंस नहीं बनेगा, हम गिर सकते हैं। जो कर्चेज का यूज है वो नहीं हो पाएगा। कर्चेज को अगर बिल्कुल सटा के रख दिया, मान के चलिए कोई पर्सन खड़ा नहीं हो सकता, अब खड़ा नहीं हो सकता तो उसको इस तरीके से 2 लाठियां दे दे और इस तरीके से सपोर्ट दे दे, तो वो उनके सहारे वो खड़ा हो सकता है। खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन दोनों लाठियां अपने पैरों के पास में ही टच कर दे तो वो वैसे गिर जाएगा। तो सबसे पहली चीज है कि कर्च जो है वो हमारे पास में एटलीस्ट जो है वो 5 से 8 सेंटीमीटर जो है वो लेटरली होना चाहिए, प्लस 5 से 8 सेंटीमीटर जो है वो फ्रंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल जो है हमारे पास में 5 से 7 सेंटीमीटर तो कर दिया लेकिन पीछे की साइड में आपने कर दिया, जी नहीं, कम से कम आगे की साइड में, यानी कि इस तरीके से 5 से 8 सेंटीमीटर फ्रंट में एंड 5 से 8 सेंटीमीटर जो है वो साइड में। मतलब कुल मिला के हमारे पास में ये जिस तरीके से ये 2 पैर हैं, ये 2 हमारे पास में पैर हैं, तो लगभग जो है वो इस तरीके से इधर भी 5 से 8 सेंटीमीटर, आगे की साइड में भी और लेटरली साइड में भी, इस तरीके से हमारे पास में जो है वो कर्च होनी चाहिए ताकि प्रॉपर बैलेंस रहे। आई थिंक समझ गए होंगे।
ठीक। नेक्स्ट आता हमारे पास में एक्सिलरी पैड। एक्सिलरी पैड जो हो 2 to 3 फिंगर बियर्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द एक्जिला, यानी कि जब भी आप जो हो वो हमारे पास में एक्सिलरी पैड लगाओ, यानी कि जो एक्जिला करचेज है वो अगर आर्म फिट में आप ऐसे लगा के देखोगे तो यहां पे कम से कम 2 से 3 फिंगर जो हो वो नीचे होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर होगी तो वो हमारे पास में ब्रेकियल प्लेक्सस पे एनी टाइम जो है वो कंप्रेशन लगाएगी और फिर कर्च पालसी हो जाएगी। तो लगभग 2 to 3 फिंगर जो है वो हमारे पास में उससे नीचे होनी चाहिए। लगभग जो है वो हमारे पास में 5 सेंटीमीटर जो है वो एक्जिला से नीचे होनी चाहिए। मतलब ऐसे अगर आप करोगे तो ये एक्जिला आपने काउंट किया, चेक किया, उससे लगभग जो है वो 5 सेंटीमीटर जो है वो बिलो होनी चाहिए एक्जिला से। ठीक। एंड हैंड ग्रिप की अगर बात करते हैं, जो हमारे पास में बीच वाला हत्था था, कौन सा? जैसे हमारे पास में एक्जिलरी जो है वो थी करचेज, मैं ऐसे बनाता हूं, ये जो हमारे पास में एक्सिलरी करचेज थी इसी तरीके की थी, ये इसका पॉइंट था, राइट। लो चलो मैं ले लेता हूं, मेरी टाई जो है वो पेंटिंग अच्छी नहीं है, मैं इमेज ले लेता हूं जो एक्सिलरी करचेज थी उसी की। तो ये हमारे पास में दोस्तों करचेज आ जाती है और इसको मैं क्रॉप करके सिर्फ एक्सिलरी करचेज ले लेता हूँ। ये लो, डन। और ये हो गए कर्च यहाँ पे, ये लो, ये जो हमारे पास में कर्च है, क्लियर है। तो ये जो हमारे पास में, ये तो पहले हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो चीज है वो लगभग जो है वो हमारे पास में लगभग 5 सेंटीमीटर एक्जिला से बिलो होनी चाहिए। ये एक्जिला आ गया, जैसे ये एक्जिला आ गया, ये पर्सन का हाथ है, तो लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे होनी। नेक्स्ट बात करते हैं इस हैंड ग्रिप की। हैंड ग्रिप की बात करें तो ये हैंड ग्रिप जो है वो हमारे पास में इतना ऊपर होना चाहिए, मतलब जो हमारे पास में वेस्ट लेवल है, ठीक है, उससे जो है वो ऊपर की साइड में होना चाहिए, ताकि जो हमारे पास में एल्बो जो है वो फ्लेक्स हो चुके। यानी कि ये जैसे मेरे पास में हाथ आ रहा है तो इस तरीके से एंगल बने, लगभग जो है वो 20 से 30 सेंटीमीटर का एंगल बने। यानी कि जो हमारे पास में हैंडल है, यूं समझिए, तो इस तरीके से नहीं हैंडल को हम यूं पकड़े, पूरा जो है वो नहीं, थोड़ा सा जो है नीचे होने से, ताकि हमारे पास में प्रेशर उसका लग सके। सीधा होगा तो प्रेशर कभी लग नहीं पाएगा। तो अगर कोई पर्सन है, जैसे इसको देखो, फर्स्ट इमेज को देखो, ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से बिल्कुल खड़ा है, तो इसमें हमारे पास में ये थोड़ी सी और ऊपर होनी चाहिए। मतलब ये इमेज है लेकिन ये हैंडल ग्रुप यहां होनी चाहिए, इसके बीच में लगभग जो है वो 20 to 30 सेंटीमीटर का जो 20 to 30 डिग्री का जो है वो एंगल होना चाहिए, ठीक, ताकि तभी प्रेशर जो है वो बन पाएगा। तो ये जो है वो हमारे पास में कहना चाह रहा है। क्या क्या पॉइंट है, कैसे हम मेजरमेंट करेंगे दोस्तों करचेज का? तो पहला मेजरमेंट आ गया हमारे पास में कि लगभग जो है हमारे पास में जो करचेज है वो पैरों से लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर लेटरली होनी चाहिए और 5 से 8 सेंटीमीटर ही जो है वो आगे की साइड में होनी चाहिए। ये तो हो गया इसका पॉइंट, जो मैंने आपको लोअर पॉइंट बता दिया। और दोस्तों जो डॉट बता रहा हूं ये इसी को बताऊंगा मैं, जब भी मैं जो है वो ब्लैक कलर से जो है वो पॉइंट आउट करूं, ये जो पॉइंट आउट ब्लैक कलर से करूं तो समझ जाना इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अभी बहुत काम में आने वाला है। सेकंड आ गया कि जो एक्सिलरी पैड है, ये हमारे पास में एक्सिलरी पैड है, वो लगभग 5 सेंटीमीटर एक्जिला से जो हो बिलो होना चाहिए। और हैंड ग्रिप की अगर हम बात करें तो हमारे पास में वेस्ट लेवल, यानी कि लगभग जो है वो 20 to 30 डिग्री जो है वो हमारे पास में कोण बनना चाहिए, ताकि जो है वो फिक्स हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फोर आर्म। देखो गुटार करचेज की जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। फोर आर्म में हमारे पास में क्या होना चाहिए? कफ शुड बी 2.5 से लेके 4 सेंटीमीटर बिलो द एल्बो। यानी कि ये जो हमारे पास में कफ है, अब यहाँ पे भी मैं इमेज लेता हूं ताकि सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। ये हमारे पास में जो है वो फोर आर्म करचेज है, तो ये फोर आर्म करचेज हमारे पास में है। तो ये फोर आर्म करचेज में हमारे पास में ये जो एल्बो है, एल्बो से लगभग जो है वो ये कफ जो है वो लगभग 2.5 से लेके 4 सेंटीमीटर जो है वो बिलो होना चाहिए। समझ में आ गया? ये जो हमारे पास में कफ है वो कोनी से लगभग 2 से 2.5 से 4 सेंटीमीटर जो है वो बिलो होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट कहना चाह रहा है दैट इज कॉल्ड हैंड ग्रिप एट वेस्ट लेवल, वेस्ट क्रीज लेवल, ठीक। जो हैंड ग्रिप है वो हमारे पास में बिल्कुल वेस्ट के बिल्कुल जो हो बराबर होना चाहिए, क्योंकि टोटल वजन यहीं पे आने वाला है। तो ये हमारे पास में फोर आर्म का है। अब आता है घुटेर करचेज। तो घुटेर करचेज में जो हो इतनी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वहां पे तो फोर आर्म टिकती है, हम आगे पीछे अपने हिसाब से जो है वो ले सकते हैं, हमें तो उस पर वजन डालना है। अब वजन आप यहां से डालो, चाहे यहां से डालो, चाहे यहां से डालो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारे पास में करचेज का जो है वो मेजरमेंट,
क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में गेट इन कर्चेज वॉकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज गेट इन कर्चेज वॉकिंग, यानी कि जब हम कर्च वॉकिंग लेते हैं तो उसमें हमारे पास में गेट यानी कि हमारे पास में तो चलना बैलेंस है वो किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट करेंगे इसको हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम सारी चीजें पढ़ेंगे, 4 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट गेट, स्विंग टू गेट, स्विंग थ्रू गेट। ठीक, और ये क्या चीज होती है इसको समझो, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास में थोड़ा सा समझने में जो है वो दिक्कत आएगी, लेकिन हम जो है उसको क्लियर करके छोड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज, कर्च गेट्स डिपेंड ऑन वेट बेयरिंग एबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो हमारे पास में कर्च गेट की जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, 4 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो जो हमारे पास में ये गेट जो है वो डिपेंड होता है वेट बेयरिंग एबिलिटी। वेट बेयरिंग एबिलिटी इन द सेंस कि हमारे पास में हम वजन किसके ऊपर डाल रहे हैं, दोनों टांगों के ऊपर बराबर डाल रहे हैं या सिर्फ एक टांग के ऊपर ही ज्यादा वजन डाल रहे हैं, या हमारे पास में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से है। कोई ये कहेगा कि मेरे को तो इस तरीके से चलने में हेल्प मिलती है तो वैसे चल, कोई कहेगा कि नहीं मेरे को तो इस तरीके से चलने में जो है वो हेल्प मिलती है तो उस तरीके से चल। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों 4 पॉइंट गेट की। अब 4 पॉइंट गेट की बात करने से पहले मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा, वो चीजें हैं ये तो हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड फुट है। ठीक, और ये हमारे पास में जो कर्च था, ठीक है, कर्चेज था उसका एग्जाम्पल है। ये थोड़ा सा आउटर हो गया, कोई बात नहीं, ये लो, ये हमारे पास में कर्च का जो है वो पॉइंट है, मतलब वो जो नीचे वाला है। अब देखो 4 होते हैं, 2 पैर हो गए और 2 हमारे पास में कर्चेज होगी। अब जो हम गेट पढ़ेंगे वो हम 2 कर्चे से पढ़ेंगे, 4 आर्म गुटर से जो है वो नहीं पढ़ेंगे। दोनों ही, अगर हमारे पास में 4 आर्म भी है तो भी हमारे पास में 2 ही काउंट करेंगे, और अगर गुल्टर है तो भी हम 2 ही करेंगे। एक वाले का सीन निकाल दीजिए जो आपने मूवी वगैरह में देखा था। हमें अगर एक्सिलरी कर्चेज है तो भी हमारे पास में 2 कर्चेज होगी, और अगर हमारे पास में 4 आर्म कर्चेज है तो भी 2 कर्चेज होगी, गुल्टर कर्चेज है तो भी 2 कर्चेज होगी। ठीक है, तो ये 2 हो गई, 2 कर्चेज, 1 और 2, और 2 हमारे पास में पैर है। कभी कभी हमारे पास में एक पैर भी हो सकता है, क्यों? दूसरा पैर मान लो काट दिया गया है, एम्पुटेशन हो चुका है, ठीक है, या मान के चलिए उसमें फ्रैक्चर है, उस पर हम वजन डाल ही नहीं सकते। अब ऐसा तो नहीं है कि दोनों में बिल्कुल नहीं डाल सकते, कंडीशन क्या हो सकती है, ये हमारे पास में 2 पैर हैं तो या तो जो है वो हमारे पास में दोनों पे जो है वो थोड़ा थोड़ा डालें, या क्या हो सकता है हमारे पास में कि एक पे जो है वो पूरा डाल दें। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों पे नहीं डालेंगे, दोनों पे नहीं डालेंगे तो क्या हवा में थोड़ी लटकेंगे, ठीक है, और दोनों पे पूरा अच्छे तरीके से डाल सकते हैं तो फिर कर्चेज की जरूरत कहां है। ठीक, आगे चीज समझ में, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस पे समझो। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं दोस्तों 4 पॉइंट गेट। 4 पॉइंट गेट क्या होता है, ये जो है वो कब यूज में लिया जाता है, ये जब लिया जाता है हमारे पास में व्हेन बोथ लेग कैन बियर पार्शियली वेट, यानी कि ये तब लिया जाता है जब हम दोनों पैरों पे थोड़ा थोड़ा वजन जो है वो डाल सकते हैं। समझ में आ गया, क्यों काम में लेते हैं वो समझना है, कैसे लेते हैं वो समझना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो हमारे पास में कर्चेज है वो कब यूज में ली जाती है, 4 पॉइंट गेट कब यूज में लिया जाता है। तो 4 पॉइंट गेट जो है हमारे पास में यूज में लिया जाता है जब हम दोनों टांगों के ऊपर जो है वो थोड़ा थोड़ा वेट जो है वो डाल रहे हैं, ये होता है हमारे पास में, तब लिया जाता है। अगर एक टांग पे पूरा डाल रहे हैं तो हम काम में नहीं लेंगे, फिर हम 3 पॉइंट गेट काम में लेंगे। समझ में आ गया, तो पहली कंडीशन यही है, पहली ये लास्ट कंडीशन, मतलब एक एक कंडीशन ही आएगी। तो ये 4 पॉइंट गेट हम लेते हैं जब हम दोनों टांगों के ऊपर या दोनों लेग के ऊपर जो है वो थोड़ा थोड़ा वजन डाल रहे हैं। अब इसके अंदर जो है वो कैसे हम मूव करेंगे, कैसे हम चलेंगे, तो इसके लिए सिंपली आपको समझना है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास में 2 कर्चेज हैं, राइट कर्च लेफ्ट कर्च, और 2 ही पैर हैं, लेफ्ट फुट एंड राइट फुट, तो इसमें हमारे पास में चारों चीज अलग अलग चलती है। कैसे, जैसे हमारे पास में राइट कर्च को हमने आगे लिया, ये मैं कर्च का साइन बता रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, राइट कर्च को आगे लिया, देन लेफ्ट फुट को आगे लिया, देन लेफ्ट कर्च को आगे लिया, देन राइट फुट को आगे लिया। समझ में आ गया, ये होता है हमारे पास में 4 पॉइंट गेट, यानी कि चारों पे हमारे पास में सब पे वजन पड़ा हुआ है। 25% वजन इस पे डाल रखा है, 25% हमने इस पे डाल रखा है, 25% इस पे डाल रखा है, 25% हमने इस पे डाल रखा है। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास में राइट कर्च है और ये लेफ्ट कर्च है, तो सबसे इस कर्च को हम आगे लेंगे यहां पे, देन इस फुट को आगे बढ़ाएंगे, अपोजिट वाला चलता है, ठीक, देन उसके बाद में हमारे पास में इस कर्च को आगे बढ़ाएंगे, देन इस फुट को आगे बढ़ाएंगे। ये होता है हमारे पास में 4 पॉइंट गेट। ध्यान से समझिए, सबसे पहले राइट कर्चेज को आगे लिया, राइट कर्चेज को आगे लिया, देन उसके बाद लेफ्ट फुट को बढ़ाया, ये लो लेफ्ट फुट, ठीक, देन उसके बाद लेफ्ट कर्चेज को आगे बढ़ा, ये लो लेफ्ट कर्चेज,
ठीक। देन राइट फुट को आगे बढ़ा, ये होता 4 पॉइंट गेट। एंड प्रोवाइड मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड स्लो गेट, इसके अंदर गेट बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है, चारों चीजें चलेगी मकड़ी की तरह जो है वो चलना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो है वो गेट हमारे पास में बहुत स्लो होता है, लेकिन मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, गिरने के चांसेस ये बिल्कुल 0% हो जाते हैं, इससे कम चांसेस किसी में भी नहीं होते, सबसे सेफ जो है वो यही होता है। देखो यहां पे पॉइंट आउट करके देखो, ये दोनों पैर हैं और ये जो है वो हमारे पास में दोनों फुट हैं, समझ में आ रहा है। और देखो जो व्हाइट हो रहा है मतलब वो उठा हुआ है, मतलब उस पर वजन हमने नहीं डाला, उसको उठा के पटका है, समझ में आया। तो सबसे पहले ये हमारे पास में राइट साइड है, ये लेफ्ट साइडेड है, समझ में आ गया। तो अब देखो इसको हम करते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं। चलो वैसे बढ़ाता हूं मैं, इसको रोटेट ही कर लेता हूं यार, ये रोटेट हो नहीं रहा शायद। चलो इसको, ओहो नो 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 नो, रोटेट करें तो रोटेट करें, रोटेट करें, रोटेट हो क्यों नहीं रहा। चलो कोई नहीं, रोटेट नहीं हो रहा, मैं चाह रहा था, चलो ऐसे करके देखता हूँ अगर रोटेट हो जाए तो। चलो कोई बात नहीं, आप सीक्वेंस में ही पढ़ लीजिए। इसमें हमने क्या किया, ये चारों हैं, ये चारों चीज है, चारों चीज क्या है दोस्तों, दो हमारे पास में पैर हैं, ये वाला और दो हमारे पास में करचेज है, ये वाली। सबसे पहले हमने क्या किया, राइट करचेज को आगे लिया, ये देखो व्हाइट हो रहा है मतलब हमने इसको आगे लिया। देन हम क्या करेंगे, लेफ्ट फुट को हम आगे लेंगे, देखो ये लेफ्ट फुट को ले लिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट करचेज को आगे ले रहे हैं, ठीक है, इस करचेज को हम आगे ले रहे हैं। देन उसके बाद जो है हमने जो है वो राइट फुट को आगे ले लिया, ठीक है, राइट फुट वाला यहाँ पे दे नहीं रखा, ये व्हाइट होना चाहिए, ये राइट फुट को हम जो है वो आगे ले लेंगे। फाइनली ये सब पे वजन बियर हो रहा है, 25% इस पे, 25% इस पे, 25% इस पे, 25% इस पे। जब हम कोई मूव कर रहे हैं, चाहे राइट करचेज को ले रहे हैं, लेफ्ट करचेज को ले रहे हैं, तो 75% तो हमारे पास में बैलेंस बना हुआ ही है। मान लो हमने राइट करचेज को आगे लिया तो 25% ही तो आगे बढ़ा है, 75% तो हमारे पास में वजन टिका हुआ ही है। देन उसके बाद लेफ्ट फुट को आगे बढ़ाया तो भी क्या हुआ, बाकी एक पैर दोनों करचेज 75 हो गया। देन उसके बाद हमने लेफ्ट करचेज को आगे बढ़ाया तो क्या हो गया, एक 25% कम होंगे तो दोनों फुट 50% और राइट करचेज टिकी हुई है। देन फिर राइट फुट को हम आगे बढ़ाएंगे, ये हो गया हमारे पास में 4 पॉइंट गेट। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, राइट करचेज को आगे लिया, देन लेफ्ट फुट को लिया, देन लेफ्ट करचेज को आगे लिया, देन राइट फुट को लिया, और फुट और करचेज दोनों अल्टरनेट चलते हैं। ये होगा हमारे पास में 4 पॉइंट गेट। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में 2 पॉइंट गेट। अब 3 पॉइंट गेट भी मैं ले सकता था, लेकिन 4 पॉइंट गेट के बाद हमें 2 पॉइंट गेट समझना जो है बहुत ईजी हो जाता। अब इसके अंदर एक ही चीज है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो एक यूज में लिया जाता है कि ये फास्टर जो होता है 4 पॉइंट गेट से फास्टर होता है, और जब क्लाइंट का अच्छा बैलेंस बन जाता है तब यूज में लिया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर तो चारों चीज अलग अलग है। अब इसके अंदर जोड़े से चलेंगे, जोड़े से कैसे, राइट करचेज लेफ्ट फुट, जैसे मान लीजिए इस तरीके से, ये दो में टेढ़ा हो गया, ठीक है। देन लेफ्ट करचेज राइट फुट। क्लियर। अब मैं देखो पूरी चीज नहीं बता सकता, लेकिन आप समझिए, राइट करचेज लेफ्ट फुट एंड लेफ्ट करचेज राइट फुट, दोनों साथ साथ चलेंगे। उसमें तो चारों अलग अलग चल रहे थे, राइट करचेज लेफ्ट फुट, देन उसके बाद में चल रहा था हमारे पास में लेफ्ट करचेज राइट फुट, चारों अलग अलग चल रहे थे। अब इसमें दो ही स्टेप होंगे, राइट करचेज लेफ्ट फुट दोनों एक साथ में, और लेफ्ट करचेज राइट फुट दोनों एक साथ में। बहुत इजी, आई थिंक समझ में आ गया। देखो यहां पे चारों पे बैलेंस बना हुआ है, सारी चीज देख सकते हो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, चारों पे बैलेंस बना, दोनों पैर और दोनों करचेज। अब इसमें क्या किया, ये देखो राइट करचेज, ये राइट साइडेड है और ये लेफ्ट साइडेड है, राइट करचेज और लेफ्ट फुट दोनों को साथ में आगे बढ़ाया। देन उसके बाद में लेफ्ट करचेज और राइट फुट दोनों को साथ में बढ़ाया, मतलब यूं यूं, ये जो चीज चलती है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में 2 पॉइंट गेट, यानी कि इसमें 2 ही पॉइंट बनते हैं हमारे पास में वजन के। देखो एक बार में ये दोनों हल्के हो गए, देन ये दोनों भारी है, ये दोनों भारी हैं, इस तरीके से, तो ये बनता है 2 पॉइंट गेट। सीक्वेंस की बात करें तो 4 पॉइंट गेट से कोरिलेट करना है, राइट करचेज लेफ्ट फुट, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, टुगेदर चलेंगे। उसमें अलग अलग चल रहे थे, उसमें पहले ये चल रहा था, देन ये चल रहा था, अब ये दोनों साथ साथ चलेंगे, एक और दो जो है वो दोनों साथ साथ चलेंगे। देन उसके बाद लेफ्ट करचेज और राइट फुट, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ये हो गया हमारे पास में 2 पॉइंट गेट, ठीक है। इसको बोलते हैं मिमिक्स नेचुरल वॉकिंग, मतलब जैसे नेचुरल चल रहा है वैसे, बस इसमें सपोर्ट मिल जाता है करचेज का। अब आ जाता है हमारे पास में 3 पॉइंट गेट।
3 पॉइंट गेट इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जस्ट अपोजिट है। इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, 3 पॉइंट गेट का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास में वजन है या जो गेट है वो 3 पॉइंटों पे होगा। अब 3 पॉइंटों पे कैसे होगा, करचेज तो 2 की ऐसी कैसी रहेगी। जो हमारे पास में एक पेयर है वो या तो एम्पुटेटेड है या वो फ्रैक्चर वाला है, तब 3 पॉइंट गेट हम काम में लेते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है 3 पॉइंट गेट कम काम में लेते हैं। तो 3 पॉइंट गेट ये थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक मैं अभी बताऊंगा। 3 पॉइंट गेट में क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है, एक जो है वो हमारे पास में एम्पुटेटेड होता है, मतलब एक पैर पे हम वजन डालते ही नहीं है। जो वजन डाला जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास में किस पे डालाएगा, करचेज पे, जस्ट लाइक दैट, इस तरीके से। यानी कि दोनों करचेज पे हम डाल देंगे और एक पैर हमारे पास में ओपन रहेगा, उठा हुआ रहेगा। कोई सा भी हो सकता है, लेफ्ट राइट कोई सा भी हो सकता है। मतलब वजन जो है वो टोटल 33% में रहेगा। इस पे 33% वजन रहेगा, इस पे 33, कोई सा भी एक पैर जो सही है, इस पे 33% रहेगा और इस पे 33% रहेगा। तो इस तरीके से रहेगा, एक पैर हवा में रहेगा, उसको टिकाते नहीं है या उस पे वजन नहीं डालते हैं। तो देखो, यूज व्हेन वन लेग इज नॉन वेट बेयरिंग, फ्रैक्चर या सर्जरी, या तो एम्पुटेशन हो चुका है, ठीक, पैर पूरा हट चुका है, या फ्रैक्चर हो चुका है, या कोई भी सर्जरी हुई है, मतलब उस पैर पे हम वजन डालते ही नहीं है। एक पैर पे डालते हैं और दोनों करचेज पे डालते हैं, वो आ गया 3 पॉइंट गेट, क्योंकि उसमें वजन जो है वो 3 पॉइंट पे ही डाला जा रहा है, राइट। इसका सीक्वेंस क्या है, इसका सीक्वेंस बहुत इजी है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि पैर पे हमारे पास में एक वजन है, पैर पे वजन है, देन दोनों करचेज को आगे लेंगे, देन उसके बाद पैर को हम आगे लेंगे, फिर दोनों करचेज को आगे लेंगे, फिर पैर को आगे लेंगे, जैसे हम नॉर्मली चलते हैं, ठीक है। यानी कि बोथ करचेज फॉरवर्ड, जैसे कि हमारे पास में ये तो पैर उठा हुआ ही है, मतलब इस पे तो हम वजन डाल ही नहीं रहे, तो सारा वजन किस पे डाला, इसके ऊपर सारा वजन आ गया। तो दोनों करचेज को हमने वजन नहीं डाला, आगे किया, दोनों करचेज को आगे किया, देन उसके बाद में ये पैर तो ऑलरेडी वैसे खराब है, ठीक है, ये तो खराब है, तो इसको फिर हमने इस पे वजन डाला, इसको आगे लिया, तो दोनों करचेज देन पैर, फिर दोनों करचेज, फिर दोनों पैर, ये होता है हमारे पास में 3 पॉइंट गेट। इसमें क्या होता है, अनअफेक्टेड लेग स्टेप थ्रू, यानी कि सबसे पहले दोनों करचेज को आगे लेंगे, फिर पैर को लेंगे, फिर दोनों करचेज को आगे लेंगे, फिर पैर को लेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कॉमन आफ्टर लेग इंजरी, कोई भी एक इंजरी में जो है वो एम्पुटेशन हो जाए, लेग इंजरी है, उसमें हम जो है वो काम में लेते हैं। तो 4 पॉइंट गेट समझ में आ गया। 4 पॉइंट में चारों अलग अलग चलते हैं, राइट करचेज लेफ्ट फुट, लेफ्ट करचेज राइट फुट, ये 4 पॉइंट गेट। 2 पॉइंट गेट में साइमल्टेनियस चलते हैं, यानी कि पहली दोनों स्टेप एक साथ चलेगी, तीसरी चौथी एक साथ चलेगी। राइट करचेज लेफ्ट फुट चलेगा एंड लेफ्ट करचेज राइट फुट चलेगा, ये 2 पॉइंट गेट। एंड उसके बाद आता है 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट गेट में दोनों करचेज देन फुट, फिर दोनों करचेज, फिर दोनों फुट, एक फुट जो है वो जमीन पे टिकता ही नहीं है। कब किस कौन सी कंडीशन में आता है वो सारी चीज बता दी। 4 पॉइंट गेट सबसे अच्छा है, सिक्योर है, चारों पे बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। जब पेशेंट स्टार्टिंग में जो है वो काफी लंबे समय बाद रिकवरी से आया, मान लो कम से कम 4-6 महीने बाद बेड के बाद फिर उठना चालू किया है, तो उसमें 4 पॉइंट गेट सबसे अच्छा है, ठीक है, बैलेंस बनता है। बस ये कि जो है वो प्रॉब्लम है कि इसमें मोमेंट बहुत स्लो होता है। सेकंड आ गया 2 पॉइंट गेट। 2 पॉइंट गेट 4 पॉइंट गेट की तरह है, बट मोमेंट बहुत जो है वो फास्ट होता है। 3 पॉइंट गेट जब हमारे पास में एक चीज अफेक्टेड होती है उस कंडीशन में। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड स्विंग टू गेट। स्विंग टू गेट है। स्विंग टू गेट में हम क्या करते हैं, सिंपली आपको एक ही चीज याद रखना है कि इसके अंदर हम करचेज जो है वो आगे रखते हैं, देन उसके बाद बहुत देखो या जो भी हमारे पास में एक पांव है या 2 पांव है, जो भी है वो करचेज के पीछे ही रखते हैं, ऐसे फांगते नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास में स्विंग थ्रू गेट में तो क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझे कि ये दोनों पैर हैं, ठीक है, ये दोनों पैर हैं और ये दोनों हमारे पास में करचेज है। करचेज को तो मैं इसी से लूंगा, ये दोनों हमारे पास में करचेज है। अब इन दोनों को हम आगे लेंगे ना, तो हम इतना ही आगे लेंगे कि इनके बराबर में ले लेंगे, लेकिन इनसे आगे नहीं लेंगे। ये होता है स्विंग टू गेट। स्विंग थ्रू गेट में क्या होता है, जैसे ये दोनों पैर हैं, ये दोनों पैर हैं और ये हमारे पास में दोस्तों दोनों करचेज है, ये दोनों करचेज हैं, ये लो, ये दोनों करचेज हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, पैरों को बहुत आगे ले जाएंगे, मतलब पैरों को यहां तक ले जाएंगे, इसको बोलते हैं स्विंग थ्रू गेट। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्विंग टू गेट। स्विंग टू गेट की बात करेंगे तो बोथ करचेज मूव फॉरवर्ड, देन बोथ लेग स्विंग टू करचेज नॉट बियॉन्ड, ठीक है। यानी कि दोनों करचेज को जो है वो हम आगे लेंगे, बट दोनों लेग को जो है वो करचेज से जो है वो उसी के टाइम पे या उसी के जो है वो थोड़ा सा रहेंगे, इसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड बोथ लेग स्विंग टू करचेज नॉट बियॉन्ड, ज्यादा जो है वो पीछे नहीं रखेंगे, ये होगा हमारे पास में दैट इज कॉल्ड स्विंग टू गेट।
अब आता है हमारे पास में, यानी कि ऐसे पेशेंट जो पैरालिसिस से सफर कर रहे हैं, फॉर पेशेंट विथ पैरालिसिस और वीकनेस ऑफ बोथ लेग, बोथ कर्चेज को जो हम मूव फॉरवर्ड करेंगे एंड देन बोथ लेग स्विंग टू कर्चेज, नोट बियॉन्ड, पीछे नहीं रखेंगे, उसके बराबर जो है वो रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में स्विंग थ्रू गेट। स्विंग थ्रू गेट में हम क्या करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर हमारे पास में क्या आता है कि स्विंग थ्रू गेट में आता है बोथ कर्चेज फॉरवर्ड, देन बोथ लेग स्विंग पास्ट कर्चेज, पहले वाली जो कर्च है वहां पे उस पैरों को रखा जाएगा। रिक्वायर्ड गुड अपर बॉडी स्ट्रेंथ, लाइक पैरालिटिक पेशेंट होते हैं उनमें कहते हैं जिसमें ऊपर वाला तो जो हो बिल्कुल ओके होता है, नीचे वाला जो हमारे पास में पैरालिसिस होता है उसको हम लेते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर बोथ कर्चेज जो है वो आगे की तरफ लेंगे, देन बोथ लेग स्विंग पास्ट कर्चेज, जो पहले वाली जो कर्चेज है उसके वहां पे हम जो है वो दोस्तों अपने पैरों को रखेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे, जो कर्चेज है उसके जस्ट आगे की तरफ जो है वो हम लेते हैं, उसको हम लेते हैं स्विंग टू गेट, यानी कि बोथ लेग लेंगे एंड कर्चेज को जो है वो स्विंग लेग स्विंग टू कर्चेज, नोट बियॉन्ड, पीछे नहीं रखेंगे। मैंने थोड़ा सा जो है वो यहाँ अलग बताया था, इसके अंदर जो है वो आगे की साइड में रखेंगे। ये जो है वो हमारे पास में आता है दैट इज कॉल्ड स्विंग टू गेट, यानी कि ये लेंगे और यहां तक लेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, कर्चेज के जस्ट जो है वो पहले वाली जो कर्चेज है वहां पे जो है वो उसको लेके जाएंगे, इसको हम बोलते हैं स्विंग थ्रू गेट। क्लियर। ये हो गया हमारे पास में चारों गेट, पांचों गेट। कौन कौन सा, 4 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 4 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, स्विंग टू गेट, स्विंग थ्रू गेट। क्लियर, यहां तक चीज समझ में। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में इंडिकेशन फॉर कर्च वॉकिंग। कर्च वॉकिंग की जो है वो क्या क्या इंडिकेशन है, कब जो है वो हम कर्च वॉकिंग काम में लेते हैं। तो बेसिकली इतना पढ़ने के बाद आपको पता तो चल ही गया होगा कि कर्च वॉकिंग या कर्च जो है वो हम कब काम में लेते हैं। सबसे पहले आ गया फ्रैक्चर ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब का जब हमारे पास में फ्रैक्चर होता है उस कंडीशन में हम दोस्तों कर्च वॉकिंग जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्थोपेडिक सर्जरी। पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्थोपेडिक सर्जरी का मतलब है जैसे किसी की ऑर्थोपेडिक सर्जरी की है, किसी का फ्रैक्चर जो है वो जोड़ा गया है, नेलिंग डाली गई है या कोई प्लेट डाली गई है, मतलब ऑर्थोपेडिक की सर्जरी, पैर की कोई सर्जरी हुई है, तब हम जो है वो काम में लेते हैं। तो पहली चीज तो फ्रैक्चर हो गया लोअर लिम्ब का, तब हम जो है वो काम में लेते हैं कर्च वॉकिंग। देन उसके बाद फ्रैक्चर के बाद में अगर सर्जरी हुई है, कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है, तो हम काम में लेते हैं कर्च वॉकिंग। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल वीकनेस। न्यूरोलॉजिकल वीकनेस जैसे पैराप्लेजिया हो जाए, पैराप्लेजिया इन द सेंस दोनों पैरों में जो है वो नमनेस हो, दोनों पैर जो है वो हमारे पास में सुन पड़ जाए, उसको बोलते हैं पैराप्लेजिया। या पोलियो हो जाए या स्ट्रोक हो जाए उसमें। नेक्स्ट आता है सीवियर आर्थराइटिस। सीवियर आर्थराइटिस में भी जो है वो हम क्या लेते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड कर्च वॉकिंग लेते हैं। एंड लास्ट आ गया दैट इज कॉल्ड एम्पुटेशन। एम्पुटेशन में भी हम जो है वो कर्च वॉकिंग लेते हैं विथ और विदाउट पैराथीसिया, प्रोथेसिस। प्रोथेसिस, ठीक है, प्रोथेसिस मतलब नकली पांव जो है उसके कंडीशन में। तो एम्पुटेशन हो गया। एम्पुटेशन में हमारे पास में जैसे मान लो नकली पैर भी हमने लगा दिया, नकली पैर लगाने के बाद जो है वो हमारे पास में सारा वजन तो उस पर नहीं डाल सकते, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो कर्च वॉकिंग काम में लेते हैं। आई थिंक इसको रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई कि कब कर्च वॉकिंग काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एडवांटेज। कर्च वॉकिंग का जो है वो क्या एडवांटेज है, ऑफ कोर्स वन बाय वन पढ़ते हैं। प्रोवाइड मोबिलिटी ड्यूरिंग द रिहेबिलिटेशन। जब रिहेबिलिटेशन वाली कंडीशन आती है, जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट जो हो लंबी सर्जरी के बाद में रिकवर हो रहा है, या कोई क्लाइंट न्यूरोलॉजिकली जो है वो हमारे पास में प्रॉब्लम की बाद में रिकवरी हो रहा है, तो उसमें जो है वो मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये एडवांटेज है। सेकेंड, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी। मतलब इमोबिलिटी जो है वो करे तो उसमें हमारे पास में जो कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, जस्ट लाइक डीवीटी, मसल्स वेस्टिंग, प्रेशर सोर, वो ना हो, उसके जो है उस कंडीशन में हम जो है वॉकिंग करते हैं। एंड प्रमोट इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी जो है वो उसको प्रमोट करने के लिए, मान के चलिए कोई किसी पेशेंट का जो है पैर थोड़ा सा खराब है, एक पैर खराब है, तो वो हर वक्त किसी को सहारा लेके थोड़ी ना जाएगा भाई, हर वक्त उसको आदमी सपोर्ट नहीं कर सकता, 24 घंटे उसके पास में थोड़ी ना रहेगा। तो वो आदमी का काम हमारे पास में कर्च करती है, उसके माध्यम से वो अपनी डेली एक्टिविटी जो है वो कर सकता है। ये हो गया हमारे पास में एडवांटेज। तो कौन कौन से एडवांटेज है, पहला है प्रोवाइड मोबिलिटी ड्यूरिंग द रिहेबिलिटेशन के टाइम पे जो हो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी। इमोबिलिटी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करता है। एंड नेक्स्ट आता है प्रमोट इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी को जो है वो प्रमोट करता है, किसी पे जो हम आधारित नहीं रह सकते। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन। अब देखो कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशन भी है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एक कॉम्प्लिकेशन तो हमने शुरू में पढ़ लिया था, दैट इज कॉल्ड
कर्च पाल्सी। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये कंप्रेशन करता है ब्रेकियल प्लेक्सस पे। ब्रेकियल प्लेक्सस पे जो है वो कंप्रेशन होगा, जिसकी वजह से जो है वो नमनेस एंड टिंगलिंग इन द आर्म होगा। तो सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन तो आ जाता है हमारे पास में कर्च पाल्सी। सेकेंड, शोल्डर रिस्ट एंड हैंड स्ट्रेंथ। भाई सारा वजन हम हाथों पे डाल रहे हैं, ठीक है, शोल्डर पे डाल रहे हैं, रिस्ट पे डाल रहे हैं, तो हैंड स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्योरली फिटेड कर्चेज बैक पेन फॉल्स। अगर हमारे पास में कर्चेज जो है वो हमारे पास में टोटली अच्छे तरीके से फिट नहीं हुई है, चाहे फोर आर्म की ले लो, चाहे गुल्टर ले लो, चाहे एक्जिल ले लो, अगर वो प्रॉपर फिट नहीं हुई है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास में बैक पेन होता है, गिरने की संभावना होती है, अगर वो प्रॉपर फिट नहीं हुई तो। नेक्स्ट आता है प्रेशर सोर इन एक्जिला एंड फोर आर्म। अब देखो यहाँ पे हम जो है वो कर्चेज लगा रहे हैं, तो आप कर्चेज से कभी चल के देखना, थोड़ी देर में दर्द हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो प्रेशर सोर हो सकता है, ठीक, और फोर आर्म पे प्रेशर सोर, यहाँ पे हम बांधते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जोड़ लग लग के जो है वो यहाँ पे जो है भी हमारे पास में जो है वो प्रेशर सोर हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। पहली चीज कर्च पाल्सी मिलेगी, क्योंकि कंप्रेशन हो जाता है कहाँ पे? ब्रेकियल प्लेक्सस पे। शोल्डर रिस्ट एंड हेड स्ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि सारा वजन जो है वो हमारे पास में यहीं पे पड़ता है। अगर हमारे पास में कर्चेज जो है वो फिट नहीं हुई है तो बैक पेन एंड फॉल हो जाएगा। एंड प्रेशर सोर इन एक्जिला एंड फोरआर्म, प्रेशर सोर हो जाएगा एक्जिला एंड फोरआर्म में। नेक्स्ट आता है हमारे पास में आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, फिर हम समरी देखेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कर्च वॉकिंग। कर्च वॉकिंग में हमारे पास में नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेट पेशेंट ऑन करेक्ट मेजरमेंट एंड फिटिंग। सबसे पहले हम क्लाइंट को जो है वो एजुकेट करते हैं कि करेक्ट फिटिंग आपको किस तरीके से रखनी है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। आपने देखा होगा कि जो एक्सिलरी कर्चेज या कोई सी भी कर्चेज हो, उसके ऊपर नीचे करने के लिए नीचे जो है वो बोल्ट आते हैं और होल आते हैं, उसमें जिसमें भी फिट बैठ रहा है उसको जो है वो हम काम में लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्लाइंट को हम एजुकेट करते हैं कि करेक्ट मेजरमेंट एंड फिटिंग जो है वो होनी चाहिए कर्चेज की, अदरवाइज सारी चीजें दिक्कत आ जाएगी। तो पहला काम तो नर्स का ये हो गया। सेकेंड आ गया डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट गेट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। पेशेंट कंडीशन के अनुसार जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कौन सा गेट उसके लिए परफर्ड है। 4 पॉइंट गेट सही रहेगा या 3 पॉइंट गेट सही रहेगा या 2 पॉइंट गेट सही रहेगा या स्विंग थ्रू वाला या स्विंग टू वाला, कौन सा गेट प्रॉपर रहेगा, वो सारी चीजें जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। उसको जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके जो है बताएंगे कि इस तरीके से आपको जो है वो कर्चेज यूज में लेनी है। नेक्स्ट, टीच पेशेंट टू अवॉइड रेस्टिंग ऑन एक्जिला पैड, रिस्क ऑफ नर्व इंजुरी। ठीक है, यानी कि क्लाइंट को जो है वो अवॉइड बोलेंगे कि कई बार आपने देखा होगा कि एक्जिला या उसको लगा के जो है वो लोग बाग आराम करते रहते हैं, तो वैसा नहीं करना है। जब आप मूवमेंट करो तभी आप एक्जिलरी को लो, ऐसा नहीं हो आप खड़े हो तो उस एक्जिला को जो है वो लेके वहां पे खड़े रहे। ठीक है, तो क्लाइंट को जो है वो टीच करेंगे अवॉइड रेस्टिंग ऑन एक्जिला पैड। ठीक है, एक्जिला पैड के ऊपर कभी भी रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर जो है वो हमारे पास में नर्व जो है वो डैमेज होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट आता है चेक फॉर साइन ऑफ नर्व कंप्रेशन। नर्व कंप्रेशन के जो भी साइन है वो चेक करेंगे, यानी कि पेन, नमनेस एंड वीकनेस जो है वो देखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड चेक साइन ऑफ नर्व कंप्रेशन। नर्व कंप्रेशन के साइन देखेंगे। अगर क्लाइंट को कोई भी पेन है या नमनेस है, हाथों में कोई भी वीकनेस है, इसका मतलब पैर तो खराब थे ही थे, यहाँ पे हमारे पास में नर्व भी डैमेज हो चुकी है। नेक्स्ट आ जाता है एंश्योर सेफ एनवायरमेंट। ठीक है, क्लाइंट को कहेंगे कि जब भी आप कर्चेज का यूज में लोगे तो कम से कम सेफ एनवायरनमेंट दे के लो। ऐसा नहीं है कि आप स्पाइडरमैन बन जाओगे, हम तो अब जो है वो कर्चेज आ गई है। तो इसके लिए जरूरी है नोट स्लिपरी फ्लोर, रिमूव ऑब्स्टेकल्स, जो भी स्लिप फ्लोर है उस पर आपको ये चीजें मूव नहीं करनी है। लास्ट आ जाता है एनकरेज रेस्ट पीरियड टू प्रिवेंट फटिग। जब भी हमारे पास में जो है वो हमारे पास में टाइम मिले उस टाइम पे आपको रेस्ट ले लेके लेना है, उस हिसाब से आपको यूज में लेना है ताकि फटिग से जो है वो बचा जा सके। तो ये कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नर्स जो है वो कर्च वॉकिंग के टाइम पे क्लाइंट को जो है वो बताती है। अब फटाफट जो है वो इस क्लास की समरी ऑलरेडी जो है वो हम बार बार ले चुके हैं। अब फटाफट इस चीज को फिनिश करते हैं। Crutch walking is a vital rehabilitation skill using different type of crutches and gait patterns depending on weight bearing ability.
कर्च वॉकिंग जो है वो दोस्तों क्या है, एक रिहेबिलिटेशन स्किल है। आपको भी पता है कि जब किसी का एम्पुटेशन हो जाए या कब फ्रैक्चर हो जाए तो हमारे पास में रिहेबिलिटेशन है, यानी कि टर्सरी जो है वो प्रिवेंशन में आता है। तो कर्च वॉकिंग जो है हमारे पास में रिहेबिलिटेशन स्किल है, जिसके अंदर हम जो है वो अलग अलग टाइप की कर्चेज को यूज में लेते हैं एंड अलग अलग गेट पैटर्न्स को यूज में लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन वेट बेयरिंग एबिलिटी। मतलब क्लाइंट की कंडीशन किस हिसाब से, उसी हिसाब से हम जो है वो कर्चेज यूज में लेते हैं एंड उसी हिसाब से हम जो है वो गेट पैटर्न्स यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर फिटिंग, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन आर एसेंशियल फॉर अवॉइड कॉम्प्लिकेशन एंड प्रमोट सेफ मोबिलिटी। यानी कि प्रॉपर फिटिंग, भाई आप चाहे कोई सी भी कर्चेज लो, चाहे एक्सिलरी लो या फिर जो है वो फोर आर्म लो, इसकी प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। 2 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, इन सब की जो है प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए एंड प्रॉपर जो है वो सुपरविजन एसेंशियल है, ताकि कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बचा जा सके और सेफ्टी मोबिलिटी को इंप्रूव किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। भाई क्लाइंट यूज में तो ले रहा उसको मोमेंट के लिए, तो पहले जो है वो उसकी प्रॉपर फिटिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सुपरविजन के अंदर ये चीजें काम आनी चाहिए, ताकि कोई भी जो है वो कॉम्प्लिकेशन से अवॉइड की जा सके और सेफ्टी को जो है वो मोबिलाइज किया जा सके। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारे पास में क्लास दैट इज कॉल्ड कर्च वॉकिंग जो है वो फिनिश होती है। आई थिंक समझ में आया होगा, जो डाउट आपके क्लियर थे। हालांकि पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड जो है वो हमारे पास में क्लास थी, जिसको मैंने काफ़ी हद तक जो है वो इमेज बेस के माध्यम से समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आया होगा। मैं कहता हूँ टॉपिक भले ही छोटा है लेकिन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इवन हर लाइन से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आता है, इमेज बेस इसमें आता है, अप्लाइड क्वेश्चन इसमें आता है, कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, हर लाइन से जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आई होप, मैं आशा कर सकता हूँ कि अब इस टॉपिक से आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे जो है वो हम फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।